गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर चार श्रेणी हमारी पूरी हो चुकी थी और अंतिम श्रेणी पांचवी फुंड श्रेणी थी। बहुत सिंपल तरीका है, बताइए परिभाषा क्या होगी। फुंड का नंबर पांचवा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा सर? जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा N2 बराबर 6, 7, 8 अनंत से जंप करे निम्न कक्षा N1 बराबर 5 में, तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला होगी, वो क्या कहलाएगी? फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी में कहाँ से जंप करेगा? 6, 7, 8 से जंप करेगा, अनंत से जंप करेगा। और किस में जंप करेगा? N1 बराबर 5 में। ठीक है, वही तरीका है पहले वाला। अब उसके बाद फुंड श्रेणी के लिए स्क्रीन पर देखिए आप लोग, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फुंड के लिए N1 फिक्स होगा, कितना होगा वो? 5 रख दिया इसमें यहाँ पर। ठीक है, ये फुंड श्रेणी हमारी परिभाषा पूरी होगी। अब दो सवाल बनते हैं हमेशा की तरह कि H परमाणु की जो फुंड श्रेणी है उसकी प्रथम रेखा की वेवलेंथ ज्ञात करो और अंतिम रेखा की वेवलेंथ ज्ञात करो। प्रथम रेखा की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, अंतिम रेखा का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, हम जानते हैं 1/λ इक्वल्स टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बताओ क्या करेंगे इसमें? N1 की जगह 5 रहेगा, फिक्स है ये। तो N2 बताओ कितना आएगा? प्रथम रेखा के लिए ये आएगा 6, तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग, 1/λ इक्वल्स टू R 1/25 माइनस 1/36, LCM आएगा 900, 36 माइनस 25 हो गया 11R, 900 हो जाएगा, उल्टा करेंगे और 1/R की जगह 912 फिट करेंगे तो अंतिम आंसर इसमें आ जाएगा 74,618 एंगस्ट्रॉम। 74,618 एंगस्ट्रॉम ये फुंड श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगा उत्सर्जित विकिरणों का। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या आएगा बताइए? फुंड श्रेणी की अंतिम रेखा की वेवलेंथ क्या करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला वही लग जाएगा हमारा, 1/λ इक्वल्स टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। महत्वपूर्ण बात यह है कि N1 की जगह कितना होगा? 5, और N2 की जगह कितना हो जाएगा? अनंत रखेंगे तो 1/25 माइनस 1/अनंत, 1/अनंत आपका 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? लैम्बडा उल्टा कर देंगे तो 25/R आ जाएगा और 1/R की जगह कितना आ जाएगा? 912 आ जाएगा, सॉरी 912 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 22,800। लैम्बडा मिनिमम विल बी 22,800 एंगस्ट्रॉम। तो फुंड श्रेणी में अधिकतम वेवलेंथ 74,618, न्यूनतम 22,800 एंगस्ट्रॉम। और ये दोनों ही रेखाएं, बल्कि पूरी फुंड श्रेणी की समस्त रेखाएं आपका अवरक्त स्पेक्ट्रम के किस भाग में? अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, ओनली लाइमन सीरीज थी जो आपके पराबैंगनी और अवरक्त में थी, और पराबैंगनी में थी पूर्ण रूपेण, और दूसरी वाली पराबैंगनी दृश्य में थी। उसके अलावा सभी किस में आती हैं? अवरक्त में आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट हुई। और अब हम इसका डायग्राम देखते हैं एक बार। यस, तो देखिएगा आप लोग, ये डायग्राम जरा समझेंगे इस डायग्राम को एक बार। देखो, ये दिख नहीं रहा यहाँ से। N1 इक्वल्स टू ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, और 5 के बाद और भी आगे आते जाएंगे। ठीक है, बताइए जब इलेक्ट्रॉन 2 से 3 से 4 से काय में आए, एक में आए, काय में आए, एक में आए, तो जो सीरीज बनी वो कौन सी बनी? लाइमन सीरीज बन गई। ठीक है, इसमें हमने दो लाइंस की वेवलेंथ निकाली है, एक तो प्रथम रेखा की और एक लास्ट रेखा की। ठीक है, अब सेकंड लाइन, सेकंड जो श्रेणी है वो बामण श्रेणी है। बामण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा?
n2 बराबर 3, 4, 5 अनंत से, किसमें, n1 बराबर 2 के अंदर। तो श्रेणी बनेगी वो कौन सी बनेगी, बामर। ऐसे अगर 3 में जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 4 से, 5 से, अनंत से, तो कौन सी बनेगी, पाश्चन। 4 में करेंगे तो ब्रेक्ड, और 5 में करेंगे तो फुंड श्रेणी हमको प्राप्त होगी। इस प्रकार ये पूरी श्रेणियों का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो हमारा पूरा खत्म, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा बोर मॉडल कंप्लीट अभी नहीं हुआ, उसकी उपलब्धियां पूरी हो गई। हमने पहले पढ़ाया था आपको, कोई सा भी मॉडल हो वो हमेशा 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले उसकी संकल्पनाएं, फिर उसकी उपलब्धि, और अंत में उसकी कमियां। क्या कंप्लीट है गया यहाँ तक? अभी हमें कमियां पढ़नी बाकी रह गई, और ये कमियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में कम से कम 4 कमियां या 2 कमियां बोर मॉडल की आती हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके समझते हैं इनको हम एक बार कि क्या कमियां हैं। पहली कमी ध्यान दीजिए, बोर जो मॉडल है वो केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, बोर मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु। आप बताइए एकल इलेक्ट्रॉन किन में होते हैं? सर हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में क्या होता है बताइए? एकल इलेक्ट्रॉन है ना, यस। हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हीलियम में इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, लेकिन अगर उसको आयनित कर दे, एक इलेक्ट्रॉन उसका हटा दे, तो एक बचेगा ना। तो फिर कैसे हो गया ये? एकल इलेक्ट्रॉनी आयन हो गया। कैसा हो गया? एकल इलेक्ट्रॉनी आयन। ऐसे लिथियम में से अगर 2 हटा दे, तो लिथियम में 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर 2 हटा दे तो एक बचेगा, तो वो हो जाएगा एकल इलेक्ट्रॉनी आयन। ठीक है, तो कमी क्या रहेगी साहब ये बताइए आप इसमें? तो हम यूँ कहेंगे कि ये मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर ही लागू होता है। अगर किसी परमाणु में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो ये मॉडल कभी लागू नहीं होगा। ये इसका पहला अभिग्रहित है, पहली कमी है इसकी ये। कमी नंबर 2, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कैसी मानी गई? वृत्ताकार मानी गई, पर एक्चुअल में वो वृत्ताकार नहीं होती है, वो होती है दीर्घ वृत्ताकार। कैसी होती है वो? दीर्घ वृत्ताकार। कक्षाएं मानी कैसी गई थी? वृत्ताकार। होती कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 याद कर लेंगे। पहली बोलो। पहली एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर लागू होती है। दूसरी, कक्षाएं कैसी मानी गई इलेक्ट्रॉन की? वृत्ताकार। होती कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक बात है। तीसरा, याद कीजिए, इसका द्वितीय अभिग्रहित ये था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान कितना हो? L का मान कितना हो? h/2 का पूर्ण गुणज हो। कितना हो? h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। आई बात समझ में? पर इसका आधार क्या है? ये क्यों होना चाहिए? इसके तर्क संगत वो आधार नहीं दे पाया कि ये क्वांटीकरण जो है, कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, ये NH/2 ये कैसे होता है, इसकी कोई व्याख्या वो नहीं कर पाया। ठीक बात है। देखिए पॉइंट नंबर 3 यही है कि कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का कोई तर्क संगत आधार बोर प्रस्तुत नहीं कर पाया। नंबर 4 देखिएगा, देखो फिजिक्स 2 प्रकार की है, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल को हिंदी में बोलेंगे चिरसम्मित भौतिकी, और क्वांटम तो क्वांटम कहलाएगी। ठीक है, तो दोनों फिजिक्स अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब क्या है, समझिए इसको, कि अगर आप किसी घटना की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स के आधार पे कर रहे हैं तो आपको पूरी चीज़ क्लासिकल ही लेनी पड़ेगी, और अगर आप क्वांटम आधार पे व्याख्या कर रहे हैं तो पूरी चीज़ क्वांटम आधार पे ही लेनी पड़ेगी। लेकिन बोर ने क्या लफड़ा किया कि उसने दोनों फिजिक्स एक साथ यूज कर ली। समझो कैसे। पहला अभिग्रहित बोर का कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ
वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स से उठाया। कहाँ से उठाया? ये क्लासिकल फिजिक्स से। और दूसरा अभिग्रहित क्या था उसका? कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो h/2 का पूर्ण गुणज होगा, मतलब क्वांटम आ गया ना। क्या आ गया? क्वांटम। पहला अभिग्रहित क्लासिकल मैकेनिक्स का, दूसरा क्वांटम का, दोनों एक साथ यूज कर लिए। क्या ये थ्योरेटिकली सही है? क्या नहीं, ये थ्योरेटिकली बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप दोनों फिजिक्स एक साथ यूज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 यही है कि यह सिद्धांत चिरसम्मित भौतिकी और क्वांटम भौतिकी, क्वांटीकरण नहीं है ये, सही कर लो इसे, यह सिद्धांत चिरसम्मित भौतिकी और क्वांटीकरण नहीं, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी दोनों की ही अवधारणाओं को एक साथ प्रस्तुत करता है, जो सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। लिखा नहीं इसमें, लिख लेना आप लोग इसमें कि ये सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, चारों याद हो गए आपको? ठीक, अब अगले 4 लेते हैं एक साथ, सुनिएगा ध्यान से। पहला अभिग्रहित क्या कहता है कि साहब नाभिक तो स्थिर है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो नाभिक स्थिर क्यों है? ऐसा नाभिक अगर स्थिर है तो उसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? अनंत। कितना होना चाहिए द्रव्यमान उसका? अनंत। तो ये तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान कितना हो? अनंत। पर नाभिक का तो एक निश्चित द्रव्यमान होता है, इसका मतलब नाभिक स्थिर नहीं रहता, नाभिक वाइब्रेट करता रहता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये कमी थी उसकी। उसने तो कहा था कि नाभिक स्थिर होता है। अगर नाभिक स्थिर है तो नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? अनंत, जो संभव नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 यही है। पॉइंट नंबर 6, देखो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो होती है, जो हमने पढ़ी अभी, ये लाइमन, बामर, पाश्चन, ये जो रेखाएं थी हमारे पास, तो ये जो रेखाएं थी तो इनमें भी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। कैसी होती है? सूक्ष्म संरचना। समझो क्या मतलब है इसका। जैसे लाइमन श्रेणी की एक रेखा ये है, तो ये पूरी एक रेखा नहीं असल में, इस रेखा के अंदर भी छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म संरचनाएं। एक रेखा में भी और रेखाएं बनी है छोटी छोटी सूक्ष्म, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म संरचना। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या भी ये नहीं कर पाया था। कितने हो गई कमियां? 6 कमी हो गई। 7वीं कमी, बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, भाई तीव्रता की तो बात ही नहीं की इस मॉडल में, बस ये कहा है कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं आएंगी। कितनी तीव्रता की आएंगी इसकी कोई बात नहीं की। इसका मतलब तीव्रता के बारे में भी कोई जानकारी हमको नहीं मिलती। और 2 हमारे फेवरेट हैं, 9वां और 10वां, 8वां और 9वां। बताओ, मैंने कहा था आपसे कुछ भी अगर आपको नहीं आए तो 2 प्रभाव तो आप लिख ही सकते हैं। 2 प्रभाव कौन कौन से? स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव। ठीक है, तो ये 2 सेम वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके कि विद्युत क्षेत्र अगर प्रयुक्त करोगे तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं विपाटित हो जाएंगी, एक रेखा कई रेखाओं में बट जाएगी। याद कीजिए, मैंने पहले पढ़ाया था आपको रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भी कि एक रेखा कई रेखाओं में विभक्त हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये मेरी उंगलियों को देखिए, ये 3 उंगलियां हैं। अगर आप सामने से देख रहे हैं इस तरीके से तो आपको दिखाई देगी एक ही उंगली, लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो अब आपको 3 दिख रही है ना ये। ठीक है, तो ऐसे ही होता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं में कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं विभाजित हो जाती है, विपाटित हो जाती है 2 या 2 से अधिक रेखाओं में। तो अगर विद्युत क्षेत्र से ऐसा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम स्टार्क प्रभाव, और चुंबक से ऐसा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र से ऐसा हुआ है तो उसको बोलते हैं जीमान प्रभाव। तो स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव की व्याख्या ये नहीं कर पाया था। ठीक है, और अंतिम बात कि वही चीज़ वापस से रह गई अधूरी। इसने ये कहा था कि भाई ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन की गति कैसी है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार गति, अब इसने तो कह दिया डायरेक्ट ही, सब अगर ये स्थायी कक्षा में घूमेगा
अगर इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमेगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करेगा। लेकिन इसने तो कह दिया सब स्थायी कक्षा, लेकिन उसका कारण क्या है कि वो स्थायी कक्षा में जब घूम रहा है तो विकिरणों का उत्सर्जन क्यों नहीं कर पा रहा, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाया वैज्ञानिक बोर। तो ये आपकी 10 कमियां हैं, 10 में से आप कोई सी भी 4 लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।